हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। आज हम पार्ट 5 कर रहे हैं पोएट्स एंड पेनकेक्स का। आज ऑलमोस्ट हम 5 पैराग्राफ्स कवर करेंगे और इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जहाँ पे इन्होंने बोला था, पता है इसमें, कि मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको याद दिला देता हूँ। मोस्ट ऑफ देम वेर वॉर खादी एंड वर्शिप गांधी जी, बट बियॉन्ड दैट they had not the faintest appreciation for the political thought of any kind। गांधी जी के जो पॉलिटिकल थॉट्स थे उनसे उनको कुछ लेन देन नहीं थे। एंड नेचुरली दे वर ऑल अवर्स टू द कम्युनिज्म। वो लोग नेचुरली, अगर कुदरती तरीके से आप बात करो तो वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट में थे। यहाँ पे ये कम्युनिज्म, ये बाकी के जितने भी पैराग्राफ्स है ना, और अगर आप पोएट्स एंड पैनकेक्स पढ़ रहे हो बेसिकली, देन यू आर स्टडिंग इट फॉर द कम्युनिज्म। आप समझ रहे हो जिसकी शुरुआत अभी हुई। जैसे काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि पोएट्स एंड पैनकेक्स कहाँ से कहाँ जाता है पता नहीं चलता है, देर आर वेरी हार्ड वर्ड्स, बहुत कुछ है वहाँ पे, बराबर है। तो कम्युनिज्म से आपको शुरुआत करके आखिरी वाला जो एकदम एक वर्ड आखिरी में उन्होंने जब उसको इस पर्टिकुलर चैप्टर को बंद करते हुए, ख़त्म करते हुए, जो आखिरी वाला वर्ड है ना, वो भी आपको सोचने पे मजबूर करता है कि भारत की दिशा और दशा, हमारी जो सोच होती है वो कैसे बदली जाती है। आप इसे को धीरे धीरे ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या हो रहा है अगले 5 पैराग्राफ में, भारत की दिशा और दशा, हमारे सोचने का तरीका, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। और मैं थोड़ा, जैसे आप देखो, आप अगर पॉलिटिक्स के बारे में जानते हो, वी आर स्ट्रेट इनटू द पॉलिटिक्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर राइट नाउ। तो जैसे अगर आपको पता है, आप बेसिकली गुजरात में रहते हो, तो गुजरात में आपको पता है बीजेपी या कांग्रेस होती है। आप अगर राजस्थान से बिलोंग करते हो, आपको पता है बीजेपी या कांग्रेस रहती है। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो आपको पता है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, फिर कांग्रेस, लेट इट बी लाइक दैट। और अगर आप साउथ इंडिया में जाओ तो कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट लेनिन पार्टी, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी। ये जो मार्क्सिज्म और लेनिन, ये दुनिया के मतलब एक ऐसी सोच थी जिसका विरोध भी बड़े पैमाने पे हुआ। हम इसी चैप्टर पे ही हैं। आई रिपीट माई सेल्फ। जैसे अभी और आपको लेटेस्ट में अगर एग्जांपल दूं, जो दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी है, उसकी जो चीफ मिनिस्टर है अतिशी मारलेना, लोगों को लगता है ये सरनेम कैसा है, इट इज़ इलीगल सरनेम। इंडिया में ऐसा कोई सरनेम एग्जिस्ट करता ही नहीं है। वो मार्लेना जो सरनेम है, बिकॉज उनके माँ बाप जो थे, कार्ल मार्क्स और लेनिन की जो थॉट्स थी, लेनिन का मुझे पूरा नाम नहीं याद है, हमें गूगल करना पड़ेगा, मैं आपको गूगल करके बताता हूँ, ठीक है। हम पूरा स्ट्रेट इनटू दिस चैप्टर जाएंगे और ऐसा कोई हमारा पीडीएफ पीपीटी का हिस्सा नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। कार्ल मार्क्स एंड लेनिन कौन थे भाई साहब, आजा, हम लिखते हैं आधा, अपने हिसाब से वो पूरा हो जाएगा। ये आ गए दोनों, डिड मार्क्स एंड लेनिन। हमें पहले तो पूरा नाम चाहिए, उसके बाद में मैं दूसरी चीज़ें बता दूंगा आपको। वेयर इज लेनिन का पूरा नाम, मिला भाई आपको? कार्ल मार्क्स लेफ्ट साइड, ये इधर पे फोटो दिख रहा है, आप नहीं दिखेगा, वीडियो में देख लेना। और व्लादिमीर लेनिन, ये लोग जैसे, हाँ, अतिशी मारलेना का बताया मैंने आपको। अतिशी मारलेना तो मार्क्स सरनेम से, जो कार्ल मार्क्स है, मार्क्स सरनेम से MAR लिया और लेनिन सरनेम से LEN। सो उन लोगों ने, उसके जो पेरेंट्स थे वो मार्क्सवादी और लेनिनवादी थे, और ये एक अलग प्रकार था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी लेके आए थे। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा, मार्क्सवादी और लेनिनवादी। तो ये जो अतिशी मारलेना है, क्यों आपकी ट्रेडिशनल भारतीय सोच से अलग है, हमारी जो सोच है उससे अलग है। और साउथ इंडिया में भी कम्युनिस्ट थॉट डेवलप होने लगी थी धीरे धीरे। लिसन, हम कहाँ पे जा रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में।
ध्यान से जाना, जो लोगों को नहीं पता चलता है, क्योंकि इंग्लिश जो पढ़ाते हैं टीचर वो इतने डिटेल में इतिहास नहीं जानते हैं फिर, इसलिए वो ऊपर ऊपर से चले जाते हैं। आपको समझ रहे हो? आपको ये चैप्टर कहाँ पे जा रहा है? मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म, मतलब मार्क्सवादी और लेनिनवादी जो कम्युनिस्ट लोग हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे बेटा? कम्युनिस्ट लोग हुआ करते थे। इसीलिए साउथ में भी कम्युनिज्म ज्यादा फैला था। कम्युनिज्म क्या था? हमने पढ़ा था कल। अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन, ही हैड नो फिलियल और कंजुगल लव, he had no compunction about killing his own parents or his children, he was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people। ये मार्क्सवादी सोच थी, ये लेनिनवादी सोच थी। और इसीलिए साउथ में भी आपने वो अगर साउथ की कोई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सुनो, अभी भी वहाँ पे वैसे मार्क्सिज्म अभी हमारे देश से धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जस्ट थैंक्स टू भारतीय जनता पार्टी एंड पॉलिटिक्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी। आप समझ रहे हो? बाकी ये बहुत खतरनाक लोग थे। अब हमारा जो पर्टिकुलर पैराग्राफ आ रहा है, और यहाँ पे भी ये पैराग्राफ जब खत्म हुआ था लास्ट वाला लेक्चर, वहाँ पे क्या लिखा है उसको एक बार पढ़ लेते। सच नोशंस विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम ऑल्सो नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वेगली अमंग द खादी क्लेड पोएट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग। मतलब कि हमें आगे बताया जाएगा कि आगे का हाल कैसे बेहाल हुआ और कैसे हमारे देश में क्या क्या हो रहा था। और कुछ लोगों को इस पैराग्राफ में पहले तो ये बताया जाएगा कि क्या हो रहा है, तब पता नहीं चला। ये जो हमारा राइटर है अशोकामित्रन, अभी ये जो 5 पैराग्राफ हम पढ़ेंगे उनको तब पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, उनको बाद में पता चला कि क्या होने वाला था और वो वहाँ पे क्या हो रहा था। ठीक है, अब समझ लो व्हेन द आगे की स्टोरी सीधा उससे कम्युनिज्म से लेन देन है। अब जो पिक्चर में आएंगे वो एंटी कम्युनिस्ट आएंगे। कौन आएंगे? जो कम्युनिज्म से नफरत करते हैं और कम्युनिज्म का विरोध करते हुए, नफरत करते हुए फ्रैंक बुकमैन बोल दो, बकमैन बोल दो, इन्होंने मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी की स्थापना करी। इनसे पहले जो आपके हिस्से में नहीं है फ्रैंक बकमैन के बारे में, वो भी मैं बता दूं, इन्होंने तकरीबन 1939 में या 38 में एक कैंपेन चलाया था। वो कैंपेन पे वो खुल के बहुत सारे टॉपिक पे बात कर रहे थे। वहाँ पे उन्हें जो मेरे को यहाँ पे नहीं बोलना है उस मुद्दे के ऊपर उन्होंने चर्चा करी, तो उनका विरोध भी कहा। इनकी सोच कुछ ज़्यादा अलग थी, लेकिन इनको फिर आगे इसलिए किया गया बिकॉज वे ये एक एंटी कम्युनिस्ट थे, कम्युनिज्म के बारे में खुल के बोलते थे। उन्होंने अपना एक इनका इतिहास बहुत अलग है, लेकिन हमें हाल फिलहाल हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो फ्रैंक बकमन है उनके MRA के बारे में पढ़ना है। इट इज मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। कैसा? M स्टैंड्स फॉर मोरल, R स्टैंड्स फॉर री, A स्टैंड्स फॉर आर्मामेंट। मोरल रीआर्मामेंट आर्मी यानी MRA आर्मी आप बोल सकते हो। ये आई थी यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे 2 प्ले करे थे। इन्होंने यहाँ पे क्या किए थे? 2 प्ले करे थे। एक तो जोथम वैली है एंड द फॉरगॉटन फैक्टर है। तो इस पर्टिकुलर प्ले के बारे में हमें हल्का सा चर्चा करना है और कहाँ से कहाँ कम्युनिज्म के बारे में। देखो मैं कम्युनिज्म को हाईलाइट कर लेता हूँ। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में एटलीस्ट 3 बार कम्युनिज्म वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो व्हेन फ्रैंक बकमैन्स मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी सम 200 स्ट्रॉन्ग, मतलब ये मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी में 200 लोग आए थे स्ट्रॉन्ग, विजिटेड मद्रास समटाइम इन 1952। हमने कल भी जब टाइम के बारे में चर्चा करी थी तब हमने बोला था, याद रखना कौन से टाइम के बारे में आएगा, वो 1963 के पहला वक्त। तो ये जो बकमन्स, जो फ्रैंक बकमन थे, बुकमैन बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी के 200 स्ट्रॉन्ग लोगों को लेके आया था। मद्रास में विजिट किया था, 1952 में किया था। दे कुडंट हैव हैड फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया देन द जेमिनी स्टूडियोज। ऐसा बोलना चाहते हैं, जब वो इंडिया में आए उनको जेमिनी स्टूडियो से अच्छा वार्म वेलकम कहीं पे भी नहीं मिल सकता। नहीं, वार्म वेलकम समझते हो ना, अच्छे से वेलकम करना, अच्छे से उनसे बिहेव करना। तो जेमिनी स्टूडियो से, जैसे अहमदाबाद में ये 25-26 को एक शो है, कुछ कोल्ड फेस्टिवल समथिंग लाइक दैट, पता है आपको? कुछ कंसर्ट है जिसकी टिकट भी महंगी है। तो उन लोगों को जो रिसेप्शन अहमदाबाद में मिलेगा, शायद ऐसा रिसेप्शन उनको बॉम्बे में मिले, कहीं और मिले, लेकिन आप बोल सकते हो कि अहमदाबाद में अच्छा रिसेप्शन मिला। वैसे ही यहाँ पे कि जेमिनी स्टूडियो में इनको जो रिसेप्शन वार्म वेलकम मिला वो कहीं पे और मिलना शक्य नहीं था।
आगे बढ़ते हैं। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, कुछ लोगों ने तो इनको अंतरराष्ट्रीय सर्कस का नाम भी दे दिया। अब सर्कस की बात निकली है तो एक आध लाइन सर्कस के बारे में ऐड कर दो, सर्कस की बात निकली है तो पीडीएफ में देख लेना। अच्छा ये मैं बताना भूल गया, ये हमारा जो टाइम मैगजीन के ऊपर वीकली के ऊपर फोटो है, बराबर है, पीडीएफ में वो है फ्रैंक बकमन का। उसके बाजू में मैंने जो फोटो ऐड किया है ये क्या है पता है आपको? जो आपके अंदर यहाँ पे वर्ड लिखा है ना नेक्स्ट लाइन में, ट्रेपीज, ये नहीं वो सर्कस में ऐसे दौड़े के ऊपर एक लकड़ा होता है, उसके ऊपर ये लोग करतब दिखाते हैं। आप फोटो में देख लो, दिखा नीचे फोटो है फ्रैंक बकमन के फोटो के बाजू में उन्हें वो लटक के वो अपने करतब दिखा रहे हैं, तो वो ट्रेपीज है। क्या है? ट्रेपीज। लोगों ने समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, दे वेरेंट वेरी गुड, वो इतने अच्छे नहीं थे ऑन द ट्रेपीज। अगर आप सर्कस की बात कर रहे हो तो क्या वो ट्रेपीज पे अच्छे थे? बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और सर्कस में पता है ना वो जो सर्कस के जो क्रू होता है उन सबको एनिमल्स के साथ अच्छा बॉन्डिंग होता है। लेकिन एंड देयर एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस तो पहले भी वर्ड आ गया है, आया है कि नहीं आ गया? देयर एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस बोल दो, फिर भी मैंने आपके लिए नीचे एक लिखा दिया है एक्वेंटेंस, अ स्लाइट नॉलेज ऑफ समबडी समथिंग। अच्छा हम जब भी पढ़ते हैं ना तो हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं। आज के वीडियो में भी हम इतने सारे कंटेंट लेके आए पीडीएफ में, नीचे में दिखा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप अपने हिसाब से वीडियो पोस्ट करके रीड कर सकते हो। ये पोर्शन आपके लिए मैं आज रीड नहीं करूँगा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। हालांकि ये फ्रैंक बकमन के बारे में है, मोरल रीआर्मामेंट के बारे में ज़्यादा लिखा गया है, 2 पैराग्राफ लिखा गया है जहाँ पे आपको मोरल रीआर्मामेंट आर्मी के बारे में कुछ ज़्यादा पता चलेगा। एनी डाउट्स? नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जोथम वैली क्या है मैं तो आपको बता ही दूंगा, एक बार रीड कर देता हूँ क्योंकि हमें जोथम वैली के बारे में पढ़ना है। जोथम वैली इज अ ब्रॉडवे म्यूजिकल अबाउट 2 ब्रदर्स इन द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट। मतलब वो पिक्चर कैसा है उसके बारे में, जो शो चल रहा था, प्ले चल रहा था, वो क्या है? वो एक्सपीरियंस ग्रीफ एंड हेट्रेड, 2 भाइयों को एक दूसरे से नफरत हो गई थी। द ब्रदर्स फ्यूड ओवर वाटर राइट्स इन द वैली लीड्स वन ऑफ देम टू क्लोज ऑफ द वाटर सप्लाई। दोनों के बारे में, पानी के बारे में ऐसा झगड़ा हो गया, बराबर है, कि एक ने बंद कर दिया रास्ता, पानी का सप्लाई बंद कर दिया। द म्यूजिकल एंड्स विद रिकंसिलिएशन बिटवीन द 2 ब्रदर्स। और ये एक म्यूजिकल प्ले था जहाँ पे 2 भाइयों का मिलन हो जाता है। फॉरगॉटन फैक्टर इज द नेम ऑफ द प्ले, अ बुक एंड 1952 फिल्म। 1952 में एक पिक्चर आया था, उसका नाम है। और अगर आप एसएस बहुत अच्छे से पढ़े हो, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है आपके बारे में, अगर एसएस आप पढ़े हो तो जो फैक्ट्री वर्ड था, आप पता है वो ग्रीन कलर येलो कलर की बुक आती थी एसएस की आपकी, उसमें इंटीग्रेटेड सोशल साइंस, उसमें 6th या 7th स्टैंडर्ड में ये अंग्रेजों के ऊपर एक चैप्टर था, पहला ही चैप्टर था। उसमें इंडिगो के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया था। एट द सेम टाइम फैक्ट्री जो वर्ड है वो फैक्टर से डेवलप हुआ है। फैक्टर मतलब वो फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं ना, उसको फैक्टर बोला जाता था। तो ये जो द अनफॉरगॉटन फैक्टर है ना, वो उससे रिलेटेड है। मैंने इतना डिटेलिंग नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। योग्य एंड एक होमिलीज वर्ड आएगा, यूजुअली शॉर्ट सरमन, अ प्रीस्ट डिलीवरिंग हिज होमली लेक्चर और डिस्कोर्स ऑन द मोरल थीम। मोरल थीम के ऊपर किसी को लेक्चर देना। हम ऊपर जाते हैं, ठीक है। दे वेर वापस, दे वेरेंट वेरी गुड ऑन द ट्रेपीज। ये कुछ लोगों ने इन लोगों को क्या बोल दिया, इंटरनेशनल सर्कस जैसा बोल दिया, लेकिन ये लोग तो ट्रेपीज के ऊपर अच्छे नहीं थे। एंड देयर एक्वेंटेंस विद एनिमल्स वाज ओनली एट द डिनर टेबल। और उनको एनिमल्स के साथ अपनी जो जान पहचान थी वो सिर्फ डिनर टेबल तक सीमित थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेस इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। वो यहाँ पे 2 प्ले बताने आए थे। जैसे जेमिनी स्टूडियो था, जेमिनी स्टूडियो में नहीं, वो ऐसे वो थिएटर परफॉर्म करने के लिए एक स्टेज होता है, तो वो परफॉर्म स्टेज के ऊपर उन्होंने 2 प्ले को बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया था। 2 प्ले का नाम क्या था? द जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। देयर जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर ran several shows in Madras and along with the other citizens of the city. The Gemini family of 600 saw the play over and over again. क्या लिखा है यहाँ पे ये लाइन में? उन्होंने 2 शो थे उसको मोस्ट प्रोफेशनल तरीके से निभाया। एट द सेम टाइम जोथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर के काफ़ी सारे शोज रन हुए थे। मतलब आज प्ले किया, कल प्ले किया, परसों प्ले किया,
तो दे रन सेवरल शोज इन मद्रास, कितने शो किए वो नहीं बताया गया। एट द सेम टाइम ये 200 लोग आए थे, तो जेमिनी स्टूडियो में भी अप्रोक्सीमेटली 600 लोग काम करते थे। तो जो अलॉन्ग विथ अदर सिटीजन ऑफ द सिटी, जो नॉर्मल सिटीजन थे वो लोग तो इनको देखने आते ही आते थे। द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सॉ द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन, इन लोगों ने बार बार लगातार इनके शोज को देखा। अभी तक हमें ये नहीं पता है ये शो किसके लिए था। द मैसेज ऑफ द प्ले वेर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज, मतलब आपको कोई मोरल ग्राउंड के ऊपर भाषण देना चाहते थे। आपको पता है ना कम्युनिज्म क्या था, जहाँ पे उनको अपने बच्चे को, माँ बाप को मारना भी कैसा था, अलाउ था। तो ये मोरल ग्राउंड के ऊपर ये प्ले का कम्युनिज्म आया कि नहीं आया, ये मोरल ग्राउंड के ऊपर आपको कोई सरमन मतलब भाषण देते थे। द मैसेज ऑफ द प्ले वेर यूजुअली प्लेन, सीधा मैसेज था, एंड सिंपल होमिलीज मतलब नीचे मैंने बताया। बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वेर फर्स्ट रेट, एकदम सिंपल था मैसेज, मोरल ग्राउंड के ऊपर मैसेज था, लेकिन इनके जो कपड़े थे, वैसे आपको ये यूट्यूब पे नहीं मिलेगा बराबर, एक हल्का सा 30 सेकंड्स का कोई वीडियो मिल जाएगा आपको यूट्यूब, जिसको हम यहाँ पे नहीं चला सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। हल्का सा छोटा सा वीडियो मिलेगा जहाँ पे आपको जोथम वैली के बारे में मिलेगा। द फॉरगॉटन फैक्टर के बारे में मेरे हिसाब से कोई वीडियो नहीं मिलेगा, है तो फिर शायद मैं मिस कर रहा हूँ। और वो 30 सेकंड के वीडियो में उनको आपको उनके कपड़े दिखेंगे और शायद एंड हल्का सा दिख जाएगा। एक तो नंबर्स जो पढ़ते हैं स्टार्टिंग के प्ले के, कोई पिक्चर में नहीं नंबर्स आते हैं कि ये, और हल्का सा एंड वो पर्दा गिर रहा है वो दिखा रहा है। पूरा प्ले आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई डाउट है, मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं भी देख लूँगा। इनके कपड़े कैसे थे 1950 में, इनके कपड़े कॉस्ट्यूम्स फर्स्ट रेट थे, बहुत बढ़िया कपड़े थे इनके प्लेस के दौरान। Madras and the Tamil drama community were terribly impressed, and for some years, almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley, with a bare stage, a white background curtain, and a tune played on a flute. अगेन मैं अशोका मित्रन को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। आखिरी के पैराग्राफ में भी वो कुछ बोलना चाहते हैं, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में, उसके बारे में उस वक्त चर्चा करेंगे। बट बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने जो अपनी बात को कहना चाहते हैं वहाँ पे, वो अगर किसी और चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो उनको भी हल्का सा उन्होंने सुब्बू के बारे में अच्छे से बताया, लॉयर के बारे में अच्छे से बताया। फिर हमें कम्युनिज्म में ले जाने से पहले, वो पूरे टॉपिक को ले जाने से पहले पूरा उन्होंने बताया भी खरी के कम्युनिज्म कैसे घुसा। यहाँ पे उन्होंने गांधी का मेंशन कर दिया। यहाँ पे भी क्या बोलना चाहते हैं वापस कि जो मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी है, ड्रामा कम्युनिटी मतलब जो एक्टिंग करते हैं, ठीक है ना, आप समझ रहे हो। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वेर टेरिबली इम्प्रेस्ड, मतलब इतना इम्प्रेस हो गए इन लोगों से, क्योंकि आपको पता है 600 लोगों ने वहाँ पे बार बार लगातार इसको देखा था। एंड फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों तक, ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेस, जितने भी तमिल प्ले आए उसके बाद में, हैड अ सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट। हर एक तमिल प्ले में सनराइज और सनसेट का सीन होता था, लेकिन फिर भी किसको कॉपी कर रहे थे, किसको, इन द मैनर ऑफ जोथम वैली। जोथम वैली में जो सनराइज और सनसेट का सीन है उसको वो कॉपी करते थे। वो सीन कैसा था, बेयर स्टेज था, वाइट बैकग्राउंड कर्टेन था, पर्दा, एंड ट्यून प्लेड ऑन अ फ्लूट, फ्लूट के ऊपर एक ट्यून बजती थी, जिस सीन को इन लोगों ने काफी ऑलमोस्ट हर एक तमिल प्ले में इन लोगों ने कॉपी किया। इट वॉज सम ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, दैट आई लर्न दैट MRA वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। देखो जब हुआ तब इनको नहीं पता था। ये जो मोरल रीआर्मामेंट आर्मी के 200 लोग आए थे, इनके बारे में अशोका मित्रन को कुछ सालों बाद क्या पता चला। इट वॉज सम ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, दैट आई लर्न दैट MRA वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। ये जो मार्क्सिज्म, ये वर्ड आपके बुक में नहीं यूज किया गया है, मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म। लेनिन ने मार्क्सवाद को फॉलो किया, बहुत डिटेल, बहुत भयानक इतिहास है इन लोगों का। एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स। यहाँ पे एक वर्ड है आपके लिए, ऊपर हार्ड वर्ड्स होते हैं ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस, टू एक्ट और बिहेव सो एज टू गिव एन एडवांटेज टू, मतलब ऐसा कि शायद, क्योंकि ये लोग तो कम्युनिस्ट थे, मिस्टर वासन, पता है ना साउथ इंडियन लोग कम्युनिस्ट होते हैं, तो ऐसा लगा कि ये लोग खेल के गए इनके साथ। क्या बोलना चाहते हैं, ये पर्टिकुलर लाइन में इन्होंने क्या बोला कि ये तो सर आप शॉर्ट्स देखते हो ना, खेल गया भैया, क्या बोलते, खेल गया बेटा, समझ रहे हो। तो इट वॉज सम ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, दैट आई लर्न दैट
MRA was a kind of counter movement to international communism. क्या था? अंतरराष्ट्रीय कम्युनिज्म को उसके अगेंस्ट का ये काउंटर मूवमेंट था, मतलब उसको लड़ने के लिए काउंटर मूवमेंट था. एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इनटू देयर हेड्स. मतलब ये जो थे वो इन लोगों के साथ खेल गया. कोई डाउट है आपको? आगे बढ़ते हैं. अब ये इस लाइन में क्या बोलना चाहते हैं कि ये लोग आके गए उससे जो बॉस लोगों को कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा. ठीक है, MRA आया नहीं आया, कम्युनिज्म है कम्युनिज्म नहीं है, इससे क्या बिग बॉसेस को फर्क पड़ा? इसके बारे में एक लाइन है. आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट दिस वॉट इंडीड द केस. कि मिस्टर वासन उनके वो लोग मिस्टर वासन से खेल के गए कि नहीं गए उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं. फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस बिग बॉसेस. अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस बिग बॉसेस मतलब इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा. एंड देयर एंटरप्राइजेस रिमेन द सेम. और उनका जो एंटरप्राइज था वो भी तो सेम रहा. MRA और नो MRA, मॉरल रीआर्मामेंट आया या नहीं आया, इंटरनेशनल कम्युनिज्म है और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म. द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियोज हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज मतलब कलर, हर एक कलर के, एंड साइजेस ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज. ये जो 200 लोग थे वो 20 देश के थे, अलग अलग देश के, अलग अलग कलर के थे, अलग अलग साइज के थे. यहाँ पे इस लाइन में वापस देखो, अशोकामित्रन एक लाइन में से कब दूसरी लाइन में चले जाते हैं. एक ही पैराग्राफ में कभी कभी क्या होता है मेजोरिटी केसेस में एक पैराग्राफ में एक बंदा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में चर्चा करता है. आप नहीं ऐसे लिखते हो 3-3 4-4 पेज का. इन्होंने एक पैराग्राफ को उठाया, कहाँ से शुरू करते हो कहाँ पे ख़त्म करते हैं. वैसे इंडियन राइटर्स इतने खतरनाक नहीं लिखते, बहुत खतरनाक लिखते. एक मुद्दे को कहाँ पे दूसरे मुद्दे पे ज्वाइन कर लेते हैं और बहुत अजीब बहुत गरीब तरीके से उन्होंने बाउंस मारा है. आप देखो एक एक लाइन को देखो, अप्रिशिएट करना उनको. आई एम नॉट श्योर दैट दिस वॉज, फिर से पढ़ रहा है, इंडीड द केस फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस बिग बॉसेस एंड देयर एंटरप्राइजेस रिमेन द सेम. MRA और नो MRA, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म. नाउ द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियोज हैड अ नाइस टाइम. कुछ भी हो जाए, जेमिनी स्टूडियो को 20 अलग अलग देश के 200 लोग जो अलग अलग कलर के थे, काला गोर, आप समझ रहे हो ना, अलग अलग साइज के थे, लंबे मोटे पतले. कोई डाउट है? हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल. 200 लोग कैसे थे? ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइजेस, अलग अलग कलर, अलग अलग साइज के, ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज, एटलीस्ट 200 देश के थे. इट वॉज सच a change from a usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department. इन्होंने कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पे बोल दिया कि और ये जो 200 लोग थे, ये जेमिनी स्टूडियो के 600 लोगों के लिए थोड़ा तो डिफरेंट था, क्योंकि हमेशा कैसा रहता था, क्राउड आता था उसको ऐसे पैनकेक से लपाड़ना था. कोई डाउट है? और एक जो पैराग्राफ जाने वाला है, जो हमारा टारगेट है, वो भी एक अलग से पैराग्राफ क्या है, आपको आगे लेके जाएगा. और ये 1 2 3 4 पैराग्राफ क्यों है, इसका इम्पैक्ट आपको अगले 2 पैराग्राफ में देंगे. और यहाँ पे जो पोएट आया है, यहाँ पे हमें पोएट का नाम नहीं बताया गया है. ये पोएट का नाम अभी सस्पेंस रखो, मुझे पता है वो पोएट का नाम क्या है, वो आखिरी 2 पैराग्राफ में बताया जाएगा. योग्य, हम आगे बढ़े. यहाँ पे एक पोएट है, आप चाहते हो हम सस्पेंस रखें या उड़ा दें? रखना है. वो पोएट का नाम हमें कब पता चलेगा? आखिरी के 2 पैराग्राफ में. समझ रहे हो? और वो क्यों आया था, गेस करो क्यों आया होगा वो. हम कौन से टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं? कम्युनिज्म में. साउथ में कम्युनिज्म फैल चुका था, तो ये जो पोएट आया है वो एक्चुअली एंटी कम्युनिस्ट है. और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो MRA जैसे थे, जो कम्युनिज्म के अगेंस्ट में थे. अच्छा, जो फ्रैंक ब्यूकानन की बात कर रहे हैं, बकमैन नाम था ना उनका, सॉरी हाँ मेरे बोलने में थोड़ा सा ऊपर हो गया. फ्रैंक बकमैन थे, इनके बारे में ऊपर आप पढ़ लेना क्या लिखा है. उनके बारे में एक चीज़ और बता दूँ, इनका लोग सपोर्ट करते थे सिर्फ और सिर्फ क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे वो कम्युनिज्म को हेट करते थे.
एट द सेम टाइम इन्होंने एक बार हिटलर को प्रेस किया है। अब उसके लिए भी इनका विरोध बहुत हो चुका था, लेकिन ये एक अपने आप में एक थोड़े आगे बढ़ चुके थे। इनको एंटी कम्युनिस्ट जो इनका सोच था उसमें इनका सपोर्ट इतना ज़्यादा था कि लोग इन्होंने अपनी एक अलग से सोच डेवलप करी थी फ्रैंक बकमन ने, बराबर है। तो उसकी वजह से उनकी जो खामियां थी उनको थोड़ा सा दबाया गया। और उस ज़माने में वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने में 1939 टू 1945 ये उसी का वक्त है जहाँ से ये आगे बढ़े। वैसे उनका इतिहास उससे भी थोड़ा आगे जाता है, लेकिन उस ज़माने में अगर आप सर एडोल्फ हिटलर को प्रेस करते हो, इट इज़ वेरी क्रिटिकल। इवन आज की तारीख में, आज 2025 में मैं सर एडोल्फ हिटलर का प्रेज नहीं कर सकता। उनकी जो स्वस्तिक का बैंड है, उल्टे स्वस्तिक का बैंड है, मैं यहाँ पे अगर लगाऊंगा आई विल फाइंड माई सेल्फ इन द जेल। तो उन्होंने तो उस ज़माने में उनको प्रेस करके इतनी महानता हासिल करी MRA, क्योंकि उनके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, उसको जो वीक पॉइंट को उन्होंने दबा दिया। हम यहाँ पे एक पोएट के बारे में चर्चा करेंगे, बराबर है, और वो जो पोएट है उसका नाम हमें आखिरी के दो, तो अभी के बाकी के जितने भी पैराग्राफ है वो स्ट्रेट आपको कम्युनिज्म में लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये 4 पैराग्राफ पढ़ लेते हैं हम, ठीक है ना। ये थोड़े इजी पैराग्राफ है कंपैरेटिवली, तो हमने इसके ऊपर कम मेहनत करी है। यहाँ पे कुछ पोएट्स के नाम आएंगे मेरे हिसाब से। विलियम वर्ड्सवर्थ है, एल्फ्रेड टेनिसन है, फिर किट्स, सैली और बायरन का नाम आएगा। बाकी की स्टोरी आप खुद पढ़ लेना, ठीक है ना। और एक सरमाइस वर्ड आएगा, क्या आएगा, तो सरमाइस निश्चित रूप से कुछ जाने बगैर सच मान लेना, अंदाज लगाना, अनुमान कर लेना। सरमाइस वर्ड का मतलब क्या होगा, अनुमान लगाना। फिर एक वर्ड है पेडेस्टल फैन, तो उसका मैंने फोटो लगा दिया है, आप देख लेना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडेस्टल फैन। दिखा आपको, दिखा ना, ठीक है। फिर एक आध वर्ड है डिस्पर्ड इन अटर बेफलमेंट और थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स, वो वर्ड जब हम आएगा तब हम नीचे देख लेंगे। अरे यार, विलियम वर्ड्सवर्थ एक पोएट है, एल्फ्रेड टेनिसन फेमस पोएट है, किट्स, सैली, बायरन भी पोएट्स हैं, जिनका तीनों का एक साथ में फोटो लगा दिया मैंने। योग्य, उसके बारे में, उन लोगों के बारे में आप खुद जान लेना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वापस क्या हो गया, अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों बाद, टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास बस्ट, बिग बॉसेस of Madras buzzed, and once again we at Gemini Studios cleared the whole shooting stage to welcome another visitor. कुछ महीनों बाद वापस फोन की रिंग बजी, द टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास वापस बजी, और वापस जेमिनी स्टूडियो ने हमने हमारा जो शूटिंग स्टेज था वो साफ कर लिया, टू वेलकम अनदर। अब ये विजिटर कौन है, हमें ये बताया गया, ऑल दे सेड वॉज दैट ही वॉज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड। हमें सिर्फ इतना बताया गया, एक पोएट आ रहा है, पोएट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, अभी तक हमें उसके नाम के बारे में नहीं पता। द ओनली पोएट फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वेयर वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन। अब जेमिनी स्टूडियो में जितने भी लोग काम करते थे, अप्रोक्सीमेटली 600 लोग, अगर किसी ने, हमने किसी पोएट के नाम, अगर हम जेमिनी स्टूडियो में काम करते तो हमने किसी का नाम सुना है, तो वो कौन है, वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन, पोएट है, हमने फोटो में नाम सुना। वापस पढ़ते हैं लाइन को, द ओनली पोएट्स फ्रॉम द इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ, कौन सा, जो 600 को भी 600 का जेमिनी स्टाफ है उसको थोड़े थोड़े डिवाइड करो, सिंपल जेमिनी स्टाफ में एकदम सिंपल, जो सिंपल काम करते, वो लोग अगर किसी पोएट को जानते थे तो वहाँ पे 2 ही नाम आते थे, वर्ड्सवर्थ और टेनिसन। द मोर लिटरेट वंस न्यू द किट्स, सैली एंड बायरन, जिनका नाम मैंने एक साथ में लिखा है फोटो, मतलब जो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो और 3 पोएट्स को जानते हैं, किट्स, सैली एंड बायरन, एंड 1 or 2 माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम एलियट। एलियट का फोटो मैंने नहीं डाला है क्योंकि बहुत कम लोग एलियट के बारे में जानते थे। एंड 1 or 2 माइट हैव फेंटली कम टू नो, मतलब एक हल्का हल्का मेमोरी एलियट का होगा। वो वॉज द पोएट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियोज नाउ। तो ये जेमिनी स्टूडियोज में अब जो आ रहा है वो कौन है,
सही है, हम आगे जाए। पहले दो, ही इज नॉट अ पोएट, ही इज नॉट अ, ही इज एन एडिटर। एडिटर समझते हो वो, अब जैसे दिव्य भास्कर होता है, फिर वो जो पेपर होता है ना, वो एक बार छप जाता है, उसके बाद में एक एडिटर होता है जो एडिटिंग करता है कि इसको पेपर में होना चाहिए, इसको पेपर में नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन। अब बॉस एक एडिटर को क्यों रिसेप्शन दे रहा है? क्योंकि ये जो बॉस है, बॉस वासन जी है ना, वो इस एडिटर को रिसेप्शन इसलिए दे रहा है क्योंकि वासन जी भी एक जमाने में पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकातन के एडिटर हुआ करते थे। आनंदा विकातन के क्या हुआ करते थे? वीकली, मतलब जैसे दिव्य भास्कर डेली आता है ना, तो एक वीकली पेपर आता है, आनंदा विकातन के एडिटर हुआ करते थे। वेरी गुड, हम आगे बढ़ते हैं, सिंपल पैराग्राफ है। He wasn't the editor of any of the known names of the British publications in Madras, that is those known at the Gemini Studios। याद रखो, अब हम किसके बारे में बात करते हैं? ये जो नया बंदा आ रहा है ना, नया बंदा आ रहा है, ठीक है, कौन आ रहा है? वहां से एक पोएट आ रहा है जोसो, जिनका नाम हमें अभी नहीं पता है। He wasn't the editor of the any known names of British publications। मद्रास में जितने भी ब्रिटिश पब्लिकेशंस थे उसका वो एडिटर नहीं था। दैट इज दोज नोन टू जेमिनी स्टूडियोज, मतलब जेमिनी स्टूडियो में अलग अलग ब्रिटिश पब्लिकेशंस के पेपर आते थे, उनके एडिटर ये नहीं थे जो आ रहे थे वो। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वेर टेकिंग द इनिशिएटिव्स, और वहाँ पे जो लोग ऐसे शुरुआत जो कर रहे थे ना, मतलब बॉस मतलब कोई भी बंदा आ रहा है, जैसे एक बंदा आ रहा है तो उसके स्टार्टिंग में भी कुछ लोग आके इनिशिएटिव लेते हैं कि कैसा है, साफ सफाई हुआ, ये सब ऐसा होता है ना। तो जो इनिशिएटिव लेते थे, और वो भी द हिंदू के टॉप मैन, कौन? सी इज द टॉप मैन ऑफ द हिंदू। आपको पता चल रहा है ना हम कहाँ पे है? हिंदू एक पेपर का नाम है, पता है, न्यूज़पेपर का नाम है। वेर टेकिंग द इनिशिएटिव, सरमाइज मतलब गेस, हमने पहले ही बोला था। द सरमाइज वॉज दैट द पोएट वॉज द एडिटर ऑफ द डेली। तो जो पोएट आ रहा है वो द हिंदू का एडिटर है, ऐसा लोगों ने सोच लिया। द हिंदू के टॉप लेवल के लोग थे, वो क्या कर रहे थे? इनिशिएटिव आ रहे थे, जा रहे थे, तो लोगों को क्या लगा, ये जो पोएट आ रहा है वो कौन है? द हिंदू का एडिटर है। बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स। और जो वहाँ पे मद्रास में दूसरे भी वीकलीज आते थे, अरे पेपर आते थे डेली, द मैनचेस्टर गार्डियन एंड द लंदन टाइम्स, क्योंकि द हिंदू के टॉप लेवल के लोग, जो टॉप लेवल के लोग इनिशिएटिव्स ले, आपको इनिशिएटिव वर्ड पता चला ना, तो ऐसा लोगों ने सोच लिया कि ये जो एडिटर है वो द हिंदू का है, और मैनचेस्टर गार्डियन और द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स से वो, ये लोगों की सोच है, क्या है? गेज है। दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ अस न्यू। देखो ये पूरा पैराग्राफ जो है ना, ही वॉजंट द एडिटर और न्यू तक, ये पूरा गेस के लिए जा रहा है। किसके लिए जा रहा है? गेस के लिए। और ये आखिरी वाला, दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट, जैसे ये खुद पेपर कटिंग, आपको पता है ना इसका जॉब क्या था? पेपर कटिंग करना, तो इसको तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो 600 में से जो लोग वेल इन्फॉर्म्ड हुआ करते थे, उन लोगों को भी इतना ही पता था कि इनिशिएटिव द हिंदू से ले रहे हैं, तो हिंदू का एडिटर आता होगा, और द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स से तो वो नहीं होगा। उसका मतलब कुल मिला के जो बंदा आ रहा है उसके बारे में किसी को नहीं पता है, इसीलिए ये लोग अभी तक सस्पेंस बनाए हुए हैं, हमें अभी तक इस बंदे का नाम नहीं पता है। इसका मतलब जो अगले पैराग्राफ में भी हमें उसका नाम नहीं पता चलेगा। कोई डाउट है? नहीं है। सस्पेंस अच्छा है, हम आगे बढ़ते हैं। एट लास्ट, आखिरकार, अराउंड 4 in the afternoon, द पोएट, या तो उसको पोएट बोल दो या तो एडिटर कर दो, अराइव। शाम के 4 बजे, दोपहर के 4 बजे बंदे की एंट्री हो गई। लंबा था, अब बंदा है तो कैसा है वो भी बता दो। अशोका मित्रन बता रहे हैं, ही वॉज अ टॉल मैन, वेरी इंग्लिश स्पीकिंग, फाड़िंग, वेरी सीरियस था, एंड ऑफकोर्स वेरी अननोन टू। ये कोई नई बात नहीं है, इसे कोई जानता नहीं था, बात खत्म। Battling with half a dozen pedestal fans on the shooting stage, the boss read out the long speech. जो बॉस थे, जैसे मैं यहाँ पे कोई स्पीच दे रहा हूँ और यहाँ पे आधे डजन
वो पेडेस्टल फेंस दिखा है ना, तो मुझे उसके अगेंस्ट में ऐसे स्पीच देनी पड़ी है ना, और चल रहे हैं, उनका भी आवाज़ चल रहा होगा, आप समझ रहे हो। तो बैटलिंग विथ हाफ अ डजन पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज, शूटिंग स्टेज के ऊपर आधे डजन पंखे लगाए गए हैं, आधे डजन। और उन्होंने रीड आउट, मतलब क्या, द बॉस रेड आउट अ लॉन्ग, बॉस ने लंबी स्पीच को रीड कर दिया। कॉल बैक कर लो। It was obvious that he too knew precious little about the poet. उन्होंने एक लंबी स्पीच को रीड किया था, उन्होंने भाषण नहीं दिया था, मतलब ऐसे वो ऐसे रीड करते हैं, कागज सामने था, ठीक है, लंबी स्पीच का। It was obvious that he too knew precious little about the poet or the editor. अभी भी ये कंफ्यूज है अशोकामित्रन, अभी भी ये, इसको तो सब पता है, लेकिन ये अभी भी हमें बताना चाहता है, हमें नहीं कि अशोकामित्रन और जो जेमिनी स्टूडियो में 600 लोग थे उनको अभी तक ये नहीं पता था ये एक पोएट है, या रेगुलर ही होता है, उतना पता नहीं चलता, हर बार ना नहीं पूछना होता है, जितने टाइम पे आते हो आ जाने का। It was obvious that he too knew precious little about the poet. इतना तो अभी तक ऑब्वियस हो गया था कि वो व्यक्ति भी अभी तक बहुत कम डिटेल जानता था, और जो भी जानता था वो प्रीसियस था, कोई डाउट है नहीं है। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, बट हियर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विथ वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म। जो स्पीच बॉस की थी वो स्पीच एकदम जनरल सिंपल थी, लेकिन उसके अंदर कहीं से फ्रीडम और डेमोक्रेसी आ गई थी। क्या बोलना चाहते हैं? द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, सामान्य ऐसा ही लग रहा था, बट हियर एंड देयर, इधर उधर, इट वॉज पेपर्ड विथ, ऐसे ऐसे मसाला डाल दिया जाता है, इट वॉज पेपर्ड विथ वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, ऐसे वर्ड उसके अंदर घुसाए गए थे। देन द पोएट स्पोक, अब आ जाते पोएट। अब यहाँ पे ये श्योर हो चुके कि ये पोएट है, एडिटर नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट में इन्होंने यहाँ पे हमारे लिए एडिटर वर्ड नहीं डाला है। उसके बाद में पोएट की बारी आई। कोई डाउट है? नहीं है। ही कुडंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। क्यों? ऐसे मतलब बागा मार रही है ऑडियंस, एकदम साइलेंट है। नो वन न्यू वॉट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, किसी के बाप को पता नहीं चल रहा था वो क्या बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश बोल रहा था, और इंग्लिश में भी एक्सेंट, एक तो इंग्लिश फाड़ रहा था, और उसका जो एक्सेंट है वो कैसा था, वो उसको समझने में लोगों को कुछ ज़्यादा टफ पड़ रहा था। आप समझ रहे हो? कोई डाउट है? एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग। अगर कोई अटेम्प्ट भी करना चाहे कि ये क्या बोल रहा है, उसको थोड़ा समझने की, टूटा फूटा इंग्लिश आ रहा है, काफ़ी सारे लोग इंटेलिजेंट होते हैं वहाँ पे, लेकिन फिर वो अपनी एक्सेंट लेके आ जाता है, तो वो कोई अगर अटेम्प्ट भी करना चाहे तो उसको हरा देता है। आप समझ रहे हो? फिर से पढ़ता हूँ। देन द पोएट स्पोक, उसके बाद में पोएट ने बसना शुरू किया। ही कुडंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। उसने आज तक कभी भी इतनी डेज्ड और साइलेंट ऑडियंस को कभी भी एड्रेस नहीं किया होगा, क्योंकि नो वन न्यू व्हाट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, किसी के बाप को नहीं पता था किस मुद्दे पे चर्चा कर रहा है। एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वॉज सेइंग, और ये उसका लहजा था, अगर कोई समझने भी जाए इंग्लिश को वो क्या बोल रहा है तो भी उसको पता नहीं चल रहा था। अगेन ये जो भाषण था, द होल थिंग, उसने लेक्चर ऐसा कुछ नहीं बोला, भाषण नहीं बोला, उसने बोला ये चीज़, द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, ये जो था वो 1 घंटा चला। देन द पोएट लेफ्ट, उसके बाद में पोएट निकल पड़ा। एंड वी ऑल डिस्पर्ड इन अटर बैफलमेंट, व्हाट आर वी डूइंग। अटर बैफलमेंट नीचे पढ़ लेते हैं। डिस्पर्स्ड इन अटर बैफलमेंट मीन्स टू लीव अ ग्रुप ऑफ पीपल कंफ्यूज्ड एंड बिवाइल्डर, मतलब लोग 1 घंटे के बाद जब वो निकला तब लोग कंफ्यूज थे, बिवाइल्डर्ड थे, बराबर है,
भाई क्यों आया, ये बंदा यहाँ पे क्यों आया था, और हम 1 घंटे से क्या कर रहे थे, बराबर है। एंड आएगा थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स, एक्साइटमेंट एंड पेन, वर्ड याद रखना। थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स का मतलब क्या, एक्साइटमेंट एंड पेन। हम ऊपर चले जाते हैं वापस। योग्य, व्हाट इज, फिर से वो लाइन पढ़ लू। द होल थिंग लास्टेड एन आवर, ये सब कुछ कितना चला, 1 घंटे तक चला। देन द पोएट लेफ्ट, उसके बाद में पोएट गया। एंड वी ऑल डिस्पर्ड इन अटर बेफलमेंट, उसके बाद में हम सब ऐसे कंफ्यूज हुआ गए, क्या कर रहे हैं हम, व्हाट वी आर डूइंग। व्हाट इज एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ। ये इंग्लिश पोएट यहाँ पे क्या कर रहा है, जहाँ पे जेमिनी स्टूडियो में हम सिंपल लोगों के लिए तमिल फिल्म बना रहे हैं, वहाँ पे इस बंदे का क्या काम। हमने खुद को सवाल किया। पीपल हुज लिव्स लीस्ट अफोर्डेड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोवर्टी। ये लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं जेमिनी स्टूडियो में, उनकी लाइफ भी इनको, उनका जो जीवन है वो भी इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। जो इवन इफ वी टेक ए इंटरेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री को टेस्ट करने का, जो अगर हम खेती भी करें, कल्टीवेशन मतलब खेती, मतलब यहाँ पे खेती नहीं करनी है, लेकिन अ टेस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री, मतलब कुल मिला के आप ऐसा समझ सको कि इंग्लिश पोएट्री को समझने के लिए अगर हम कोई मेहनत भी करें, वो भी वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry। सवाल कर रहे हैं। The poet looked pretty baffled too, poet खुद confused था। For two, क्या लिखा है, for he too must have felt the sheer incongruity, word आया था going places में, है ना। incongruity मतलब असमानता। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट, उसने खुद ने भी एक असमानता, सियर इनकंग्रुइटी ऑफ हिज टॉक, अपनी बातचीत में असमानता को महसूस किया होगा। अबाउट थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोएट। इंग्लिश पोएट पता है ना, ऐसे एक्साइटमेंट और पेन से भरी होती है, तो और उनमें असमानताएं काफ़ी सारी होती है, तो उसने खुद ने महसूस किया होगा कि मेरी बातें किसी को समझ नहीं आ रही है। हिज विजिट रिमेंडेड अनएक्सप्लेन मिस्ट्री, इसीलिए उसका नाम भी अभी नहीं बताया गया है अभी तक। ये पर्टिकुलर 4 पैराग्राफ में आपको ये पता चला। उसके ऊपर हम एक पैराग्राफ गए, उसमें तो हमने पता चला कि हम क्यों पढ़ रहे थे, ठीक है ना, समझ रहे हो। आप समझ रहे हो। हमें आखिरी लाइन में ये बताया गया कि हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन आखिरी के जो 2 पैराग्राफ में आपको बता देंगे कि आपको क्या सोचना है, ये सब क्यों हो रहा है। बेसिकली कम्युनिज्म, एंटी कम्युनिज्म, ये जो बंदा आया था उसका नाम आगे जाके आखिरी पैराग्राफ में ये ऐसा बोलना चाहते हैं कि इन्होंने एक बुक खरीदी थी, बराबर है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रास्ते से 50 पैसे में खरीदी थी। हम ये आखिरी वाले 2 पैराग्राफ नहीं पढ़ रहे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। डुप्लीकेट कॉपी इन्होंने खरीदी थी, द गॉड दैट फेड, और द 6 एमिनेंट मेन ऑफ लेटर्स इन 6 सेपरेट एसेस डिस्क्राइब्ड देयर जर्नीज इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसअल्यूजन रिटर्न। मतलब कुछ 6 लोग ऐसे थे, इन्होंने जो बुक खरीदी थी द गॉड दैट फेड, भगवान जो फेल हो चुके, उसमें 6 लोगों के नाम थे, क्योंकि वो लोग कम्युनिज्म में गए और कम्युनिज्म से वो वापस आए। हम इस 2 पैराग्राफ को नहीं पढ़ रहे, उन 6 लोगों के नाम, एंड्रे गिड वो पढ़ रहे हैं, कौन, अशोकामित्रन पढ़ रहे हैं, रिचर्ड राइट, इग्नेशियो सिलोन, आर्थर कॉस्टलर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। उन्होंने उस नाम को वापस रिपीट किया होगा, स्टीफन स्पेंडर। सडनली द बुक assumed tremendous significance. स्टीफन स्पेंडर, द पोएट who had visited the Gemini Studios। तो वो जेमिनी स्टूडियोज में क्यों आया था, बिकॉज वो खुद एक बार कम्युनिज्म में गया था, वो रिटर्न आया था। आप समझ रहे हो। तो ये चैप्टर आपको कम्युनिज्म, एंटी कम्युनिज्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ाता है,
बराबर है। और आखिरी का जो लाइन है, बट नॉट विथ हिज गॉड दैट फील्ड, हम इस दो पैराग्राफ को भी, क्योंकि अब तक हम चैप्टर अच्छा ही पढ़े हैं, आगे के पैराग्राफ को भी हम अच्छे से ही पढ़ेंगे, लेकिन वो राइटर का नाम, अभी जो पोएट आया था उसका नाम क्या था, स्टीफन स्पेंडर। दिस इज सिग्मा इंस्टेड ऑफ एक्सीलेंस।